हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैं तैयार करने वाली हूँ आप लोगों के लिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम जो 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। आज आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। हर एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। एक ही शॉट में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाए, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे जो यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर में, उसमें तो यही बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं आपके, वो प्लांट्स क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे तरह के फ्लावर्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे आसपास, जिनमें अलग अलग तरह की खुशबू आपको देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के परफ्यूम्स वो कैरी करते हैं। ठीक है, और उनको देखकर हमें बहुत ही अलग ही खुशी मिलती है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम ज़्यादा इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर न जाते हुए हम इस चैप्टर में फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, उनके प्रोसेसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे इन्वॉल्व है एंजियोस्पर्म्स में, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली इसके मेन टॉपिक पर आते हैं। ये जो आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को इतना कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इनके बारे में बेसिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जनरली इसके पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर आएंगे जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला जो इवेंट होता है उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है और गैमीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले हम, जिसमें उन गैमीट फॉर्मेशन के लिए कुछ हार्मोनल, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने सभी ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। हार्मोनल और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इनिशिएट होते हैं किसी भी प्लांट में, वो क्या डेवलप करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो फ्लावर स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जितने भी, जैसे भी हम जानते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर हिज रिप्रोडक्टिव शूट होती है, जिसमें होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज द गाइनोशियम। तो जैसे यहाँ बता रखा है एंड्रोशियम, जिसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम, इसमें स्टेमन प्रेजेंट होते हैं जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो करेंगे, और जो गाइनोशियम है इट विल रिप्रेजेंट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें हमारा ये सब स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक कुछ क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, एंथर इज बाइलोब्ड और वी कैन से दैट एंथर इज डाइथिकस। ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो एंथर है दो लोब से मिलकर बना है, और हर एक लोब के अंदर दो थीका या दो इंटरनल चैम्बर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम एंथर को डाइथिकस कहते हैं। ठीक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एंड। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ, दिस पार्ट इज द कनेक्टिव पार्ट टू विच एंथर इज कनेक्टेड। ठीक है, अब जो बाइलोब नेचर है एंथर का, वो हमें क्या शो करता है, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमें हर एक थीका में 4 कॉर्नर्स पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो मैच्योर होकर के बनाएंगे द पॉलन सैक्स। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिफाइन कर दिया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम है जो मैच्योर होकर पॉलन सैक्स बनाएगा, जिसमें हमारे डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन्स, और जो पॉलन ग्रेन है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट है। इन सब के स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, क्या डायग्राम में क्या पूछ रखा है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, हर एक लोब के पास 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर डाइथिकस, और हर एक थीका के अंदर मीन्स दो थीकस है, हर एक थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने हुए टोटल, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हुए, मतलब हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के पॉलन सैक्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉलन सैक्स तब कहलाते हैं जब इसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्ट्रक्चर हम पढ़े माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के पास में 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 4 वॉल लेयर्स अगर हम बाहर से शुरू करें तो सीक्वेंस में पूछी जाती हैं एग्जाम में, आउटर से इनर की साइड या इनर से आउटर की साइड इसको पूछा जाता है।
आउटर से इनर की तरफ जाएं तो यहाँ पर एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है और टेप्टम है। ठीक है, तो पहली जो 3 वॉल लेयर्स हैं उनका बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर, पॉलन को रिलीज करने के लिए। लेकिन जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है दैट इज टेप्टम, जो नरिश करती है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो टेप्टम है उसमें प्रेजेंट होता है डेंस साइटोप्लाज्म और उसके पास जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है या असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं कि टेप्टम सेल्स जो है वो बाइन्यूक्लिएट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर होती है एंडोमाइटोसिस। यहाँ पर मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ पर माइटोसिस होती है जिसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी आए यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड, बट मियोसिस भी नहीं हो रही है। यहाँ पर एंडोमाइटोसिस से जो टेप्टल सेल्स हैं वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, तो टेप्टम का मेन प्राइमरी फंक्शन है स्पोरोजिनस टिश्यू या पॉलन्स, जो पॉलन्स डेवलप होंगे उनकी नरिशमेंट करना। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके पास एक न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस मास ऑफ सेल्स हैं। इनका हर एक स्ट्रक्चर, हर एक सेल बिहेव करता है एज पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में यहाँ प्रेजेंट होता है। यही डिप्लॉइड कंडीशन वाला पॉलन मदर सेल पहला अपना सिंगल मियोटिक डिवीजन करके बनाता है 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब टेट्राड्स क्यों बोला है, क्योंकि 4 के पेयर में यहाँ पर आपके माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं। मियोसिस सिर्फ एक ही होती है। जो प्रोसेस जिसमें पॉलन मदर सेल सिंगल मियोटिक डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप करे, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डाइकॉट्स में माइक्रोस्पोर्स मोस्टली सभी प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में टेट्राड्स की फॉर्म में अपीयर करते हैं, लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट प्लांट्स में दैट इज टेट्राड्स। अब यहाँ ये जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है ये आपको पता होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ से डेहिसेंस ऑब्जर्व होती है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एंथर इज नोन एज स्टोमियम। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। ये सेंटर में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के फॉर्म में आए, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं वो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के फॉर्म में अपीयर करते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, यही एंथर्स जब मैच्योर होते हैं, मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट मीन्स इसकी वाटर लॉस होती है, तो जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन्स में। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको मैच्योर और डिहाइड्रेट होने में भी टेप्टम वॉल ही हेल्प करती है। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर टेप्टम जो है फेल हो जाए पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने में, तो आपके पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंटली डेहिसेंस में कौन सी वॉल लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, द फर्स्ट 3 लेयर्स, जिसमें एक है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर जो है 3 to 4 वॉल लेयर्स हैं एंड द इनर वन जो है आपकी टेप्टम, वो आपको प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन हमारे पास डेवलप हो गए हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन आता है वो नंबर ऑफ मियोटिक या माइटोटिक डिविजन्स पूछते हैं। कितने भी नंबर ऑफ सीड्स हो उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक और नई वीडियो होली के टाइम पर डालूंगी जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बायोलॉजी से आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल्स, उनकी एक वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। तो पॉलन ग्रेन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए 2 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और एक मियोटिक डिवीजन होता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जब भी हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, यह पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ेंगे। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और 25 to 50 माइक्रोमीटर्स उनका डायमीटर होता है। जनरली ये 2 वॉल लेयर से बने हैं, एक्साइन और इंटाइन। आउटर लेयर जो होती है उसको एक्साइन कहते हैं, इनर वॉल लेयर को इंटाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्साइन वॉल लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल से बनी है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिन, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आज तक कोई एंजाइम डेवलप ही नहीं हुआ। इसी की वजह से हम इन पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू अ मेथड कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर जो है इसकी इनर वन लेयर जो है वो बनी होती है किस चीज की, सेलुलोज और पेक्टिन की। ये एक थिन और कंटिन्यूस लेयर है। तो यहाँ पर एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंसेस लिखने के लिए आ सकते हैं। एक्साइन जो है आउटरमोस्ट लेयर है, इंटाइन जो है इनर मोस्ट लेयर है। एक्साइन जो है डिसकंटिन्यूस लेयर है क्योंकि सरफेस पे कुछ जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और जो दूसरी है आपकी इंटाइन, वो एक कंटिन्यूस लेयर है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की और इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जहां जहां एब्सेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर्स। ये जर्म पोर के दो ही फंक्शन होते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर जर्म पोर का फंक्शन रेस्पिरेशन और इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो आपका मेगास्पोर है, सॉरी जो आपका माइक्रोस्पोर है, पोलन ग्रेन जो है 60% एंजियोस्पर्म्स में शेड होता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, 2 सेल स्टेज में शेड होता है, या फिर 40% में 3 सेल स्टेज में ये शेड होता है। तो 2 सेल स्टेज में शेड होगा तो इसमें दो मेजर सेल्स होते हैं। पहला माइटोटिक डिवीजन होता है बिफोर पॉलिनेशन। ठीक है, पहला माइटोटिक डिवीजन जो हुआ बिफोर पॉलिनेशन, उसमें दो सेल्स बनते हैं। दो सेल्स में एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है बिगर साइज का होता है, जिसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है। वेजिटेटिव सेल लार्जर है, जनरेटिव सेल स्मॉलर है। वेजिटेटिव सेल के पास अबंडेंट फूड रिजर्व है और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, जिसका काम है जनरेटिव सेल को नरिशमेंट देना, ताकि ये जनरेटिव सेल जब अपने 3 सेल स्टेज में आई, मीन्स पॉलिनेशन के बाद, बहुत से प्लांट्स में पॉलिनेशन के बाद ये 3 सेल शेप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 3 सेल स्टेज हम उसको कहेंगे जिसमें जनरेटिव सेल जो है मियोटिकली, सॉरी यहाँ पर मियोटिकली नहीं, माइटोटिकली ये दो मेल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पॉलिनेशन से पहले जब ये 2 सेल स्टेज में शेड होने के टाइम पर इनके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक तो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल। और जब 3 सेल स्टेज की बात करें तो 3 सेल स्टेज में आप शो करेंगे वेजिटेटिव सेल और दो मेल न्यूक्लियाई, जिन्हें डेवलप करता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन है, उस बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक टाइप की एलर्जीज कॉज करते हैं। ठीक है, एलर्जीज करते हैं या ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब आपके सांस लेने की दिक्कतें जनरेट करते हैं, जिसमें एक नाम आता है एस्मा का भी, एस्मा या ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल एग्जाम में देना हो तो दैट इज पार्थेनियम। पार्थेनियम या कांग्रेस घास जो एज ए कंटामिनेंट आया था इंडिया में वीट के साथ में, जो भी उबिक्विटस अकरेंस है, अब एक बार लाया गया था और अब हर जगह ये फैल चुका है और ये कॉज करता है पॉलन एलर्जी। ठीक है, इसके अलावा पोलन का एक और इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी के बारे में पूछ लिया जाए तो यूटिलिटी है कि पोलन ग्रेन्स जो है रिच और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्री में इसको कंज्यूम करते हैं दो तरीके से, टैबलेट या सिरप के फॉर्म में, और ये मार्केट में अवेलेबल हैं। पोलन कंजम्पशन को आजकल परफॉर्मेंस किन की, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है पोलन ग्रेन को लेकर के, वो है उसकी वाइबिलिटी। वाइबिलिटी होती है एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, तो हमारे जो स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वाइबल रहते हैं, जो कि वेरिएबल करते हैं, मतलब चेंज होता रहता है हर डिफरेंट प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये वाइबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, वो है एक टेम्परेचर और दूसरा है ह्यूमिडिटी। ठीक है, सीरियल्स का एग्जाम्पल लें, सीरियल्स जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे राइस है आपका और व्हीट है, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज का नाम याद रखना पड़ेगा, वो है रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलोनेसी, जिनकी वाइबिलिटी कई महीनों तक रहती है। आप इस तरीके से ह्यूमन सीमेन को भी स्टोर कर सकते हैं। ह्यूमन सीमेन को स्टोर करने का तरीका क्या है, द सेम तरीका जो आप पोलन को स्टोर कर सकते हैं, सीड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सीमेन, ह्यूमन के सीमेन को स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम स्टेम सेल्स को स्टोर कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप अपने फीटस को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर करवाने का क्या तरीका है, हम इसको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस, और इस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, जिसमें है पिस्टल। पिस्टल को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, और एम्ब्रियो सैक है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जो यहाँ हम डेवलप करेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। गाइनोशियम जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें गाइनोशियम में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर किसी भी फ्लावर के पास में सिंगल पिस्टल अवेलेबल है तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्पलरी। अगर उसके पास एक से ज्यादा कार्पल है तो उसे हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी। फिर कंडीशन आती है, अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं प्रेजेंट और यदि वो फ्यूज हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार्पस, और यदि वे फ्री हैं तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, स्टिग्मा हमेशा वर्क करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स।
स्टाइल एक इलोंगेटेड पार्ट है और ओवरी बेसल बर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारी ओवरियन कैविटीज प्रेजेंट होती है और उस ओवरियन कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट फ्लैशी टिश्यू प्रेजेंट है प्लेसेंटा, जिसके अराउंड बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं, जिससे रिलेटेड हमने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन 11th क्लास में भी पढ़ा था। अब ये जो डायग्राम है वेरी मच इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें ये बी पार्ट जो है ये आपकी फ्यूज्ड ओवरी को शो कर रहा है। फ्यूज्ड ओवरी किसके अंदर? पैपावर, इट्स अ पैपावर सोमनीफेरम, ये ओपियम पोपी है, ठीक है। दूसरा है ये मल्टी कार्पलरी को शो कर रहा है जिसमें कि कार्पल्स फ्री हैं, दैट मीन्स कार्पल फ्री है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एपोकार्पस, ठीक है। ए पार्ट में आपको जनरल पार्ट्स के बारे में बता रहा है गायनोशियम के, एंड द डी पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो शो कर रहा है एंजियोस्पर्म। कैसा? इसमें ये ओव्यूल को शो कर रहा है। जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स होते हैं 80% एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल जो है एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस मींस इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस जिसमें नीचे की साइड में आपको चिलाजल पोल दिखेगा एंड उसके अपोजिट साइड में माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके जो भी पार्ट्स हैं, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल वो पार्ट है जिससे ओव्यूल जो है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से प्लेसेंटा से अटैच रहता है, दैट इज फ्यूनिकल। इसके ऊपर जो निशान है वो पर्टिकुलर पार्ट जहां से ओव्यूल भी अटैच्ड है एंड द फ्यूनिकल इज आल्सो अटैच्ड, उसे हम कहते हैं हाइलम। फिर आपको सेंटर में रीजन दिख रहा होगा, दिस वन, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको नरिश करने के लिए इसके आसपास प्रेजेंट होता है न्यूसिलस, द न्यूट्रिटिव टिश्यू। और फिर उसके बाद में प्रेजेंट है आपकी इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर में सीड कोड के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। ये जो है इंटेग्यूमेंट्स एक एंड पर आपके एम्ब्रियो सैक को कवर नहीं करती हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो आपको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट न्यूसेलस है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू इसके पास प्रेजेंट है, इसका एक पर्टिकुलर सेल माइक्रोपाइलर साइड से उसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो बिहेव करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? सिंगल मियोटिक डिवीजन करेगा और बनाएगा 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से एक फंक्शनल रहेगा और 3 डीजनरेट हो जाएंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है? मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से मेगास्पोर मदर सेल सिंगल मियोटिक डिवीजन से 4 मेगा स्पोर्स बनाएगा, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा प्लाजल एंड का और बाकी सारे के सारे मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये जो है इसमें आपको एक लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एक के बाद एक अरेंज है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो आपके चलाजल एंड पे प्रेजेंट है इट विल रिमेन फंक्शनल एंड द रेस्ट ऑफ द 3 विल बिकम डीजनरेटेड। डीजनरेट होने से के बाद में जो सिंगल आपका स्ट्रक्चर है, सिंगल मेगास्पोर, वो क्या करेगा? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स करेगा जो कि फ्री न्यूक्लियर है, जिसकी हेल्प से ये एक नया स्ट्रक्चर बना पाने में कैपेबल होगा, जिसे हम कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, जिसमें से 3 सेल्स तो चलाजल एंड पे और सेलुलराइज मतलब सेल वॉल फॉर्म करेंगे और फॉर्म करेंगे एंटीपोडल्स इन सॉरी माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज होंगे आपके 3 सेल्स सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद में, जिसे हम कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स हैं। ये जो 2 सिनर्जिड्स हैं ये नरिश करते हैं एग सेल को। आपके जो एंटीपोडल्स हैं वो नरिश करेंगे आपके सेंट्रल सेल को। सेंट्रल सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट खास बात आप याद रखेंगे कि सेंट्रल सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। यहाँ पे हमारे 7 सेल्स होते हैं जिसमें से 6 सेल हैप्लॉइड होते हैं। 7th सेल आपका सेंट्रल सेल वो डिप्लॉइड होता है। और अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो 8 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में ये बताने के लिए कि जो एंजियोस्पर्म है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है वो मेच्योरिटी पे 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है, इसको जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर लिए, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेप था गैमीट फॉर्मेशन। अब होगा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर करने के लिए प्लांट्स में होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। सोर्स ऑफ पॉलन कौन दे रहा है पॉलन को, उसको हम पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है सेम फ्लावर के अंदर होती है, पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब कोई भी नॉर्मल फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर जिसमें जो ओपन है
और उसके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी वहां पर रेयर होती है। अगर किसी भी फ्लावर में ऑटोगैमी होनी है तो दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहला, पॉलन और स्टिग्मा एक टाइम पर मैच्योर होते हो। दूसरा, एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। ये दो कंडीशन होगी तभी एक नॉर्मल फ्लावर जो कि ओपन है और एक्सपोज्ड है, जिसके एंथर और स्टिग्मा, वो ऑटोगैमी शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको तीन प्लांट्स के बारे में याद रखना है। एक तो वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, जो दो तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक तो कैस्मोगैमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, जिनके फ्लावर्स जो है, जिनके जो एंथर्स और स्टिग्मा है एक्सपोज रहते हैं, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, किसी भी तरह की पॉलिनेशन अचीव हो सकती है। तो कैस्मोगैमस क्या है? दो ओपन फ्लावर्स हैं। इसी की कैटेगरी में दूसरे फ्लावर्स आते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जो कभी भी ओपन नहीं होते। और इस तरह के फ्लावर्स में एंथर हम और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब भी एंथर डहीज करेगा मीन्स एंथर बर्स्ट होगा, तो वो फ्लावर बड्स जो भी हैं, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने के बाद में पॉलिनेशन अचीव करने में हेल्प करेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है ऑटोगैमस शो करते हैं। यहाँ पर चांसेस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन की। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इसी से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो हमेशा एश्योर्ड सीड से डेवलप करते हैं इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो क्लिस्टोगैमी जो है एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजेस है? एडवांटेजियस उस कंडीशन में है कि ये सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, बट डिसएडवांटेजेस इन द टर्म्स क्योंकि यहाँ पे क्रॉस या वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है कुछ टाइम के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी यहाँ पर है दैट इज जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, चाहे वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लांट पे दो तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्लावर्स भी और फीमेल फ्लावर्स भी। जब उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन अचीव होती है दैट इज जिटनोगैमी। जिटनोगैमी को हम फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जेनेटिकली ये एक ऑटोगैमी है, बट फंक्शनली इट्स अ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये सेम प्लांट में तो हो रहा है जिस वजह से इसको ऑटोगैमी कहते हैं, लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, इसलिए जिटनोगैमी। दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे, थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिनेशन इज जीनोगैमी, जिसमें ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसकी वजह से वेरिएशंस डेवलप होंगे किसी भी न्यू डेवलप्ड प्लांट स्पीशीज में। तो तीन तरह के पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी उस प्लांट फ्लावर में जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। जिटनोगैमी जिसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, वहां पे जिटनोगैमी अचीव होगी। इन केस ऑफ जीनोगैमी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज अचीव्ड ऑन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। इसके बाद एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। एजेंट्स में यहाँ पर हम तीन तरह के एजेंट पढ़ेंगे, जिसमें से दो बायोटिक है, दो एबायोटिक है और एक बायोटिक है। एबायोटिक के केस में विंड और वाटर आते हैं, बायोटिक में सभी एनिमल्स आते हैं। हमेशा जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर चांसेस हैं विंड और वाटर के केस में कि वो अपने स्पेसिफिक स्टिग्मा तक पहुंचेगा या नहीं। तो इसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमेशा पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल इन फॉर पॉलिनेशन। यहाँ आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं विंड पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, तो उनके पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बारे में बता दो। तो पॉलन ग्रेन कैसे हो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स के? पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। उनके स्टेमेंस एक्सपोज्ड होने चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए ताकि वो इजिली एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है हर एक ओवरी के अंदर, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स पैक होकर के एक इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका है वो है कॉर्नकॉब का। कॉर्नकॉब क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉर्नकॉब कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते, वो उसका स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। सबसे ज्यादा ग्रासेस में ये ऑब्जर्व होती है। अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही रेयर है, ये लिमिटेड है अप टू 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स में। यहाँ आपने 9th-11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था प्लांट किंगडम, जिसमें हमने ये पढ़ा था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स।
उनको अपने उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिमिटेड है, बट दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गामीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल्स याद कर लीजिए, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला हैं जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और कुछ मराइन सी ग्रासेस जिसमें जोस्टेरा, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला हैं, ये वाटर के सरफेस पर पॉलिनेट होते हैं, और जोस्टेरा पानी में डूबा हुआ रहता है और वहां इसकी पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन होने के लिए वाटर के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो लॉन्ग रिबन लाइक होने चाहिए, वाटर के करंट के साथ जो इजीली मूव कर सके। एंड द सेकेंड थिंग, उनके पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है नॉट ऑल हाइड्रोफाइट्स आर वाटर पॉलिनेटेड। पानी में उगने वाला हर प्लांट वाटर से पॉलिनेट नहीं होता। दैट मीन्स वाटर ह्यासिंथ एंड वाटर लिली। तो वाटर ह्यासिंथ और वाटर लिली जो ऐसे प्लांट्स हैं, ये फ्लावर्स जो है इमर्ज होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इनको इंसेक्ट या विंड पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें वेलिसनेरिया का पॉलिनेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वाटर में अपने जो मेल फ्लावर है वो अपने पॉलन ग्रेन्स वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वो वाटर के करंट के थ्रू जाके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के जर्मिनेट करते हैं, एंड देन पॉलिनेशन इज अचीव्ड। जितने भी विंड और वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट्स की बारी आई। इंसेक्ट्स की कैटेगरीज में मीन्स यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स में बीज 80% ऑफ पॉलिनेशन इंसेक्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, वो लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रैग्रेंट होने चाहिए एंड रिच इन नेक्टर। तो यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं अलग अलग तरीके से इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म करते हैं ताकि इजीली उनको विजुअलाइज ना किया जा सके। यहाँ पे एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ उसके कलर या फ्रेग्रेंस को देखते हुए। फ्लावर्स जो फ्लाइज और बीटल्स पॉलिनेट करते हैं वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स। अब यहाँ पर प्लांट्स जो हैं अपने आप को पॉलिनेट करवाने के लिए दो तरह के रिवॉर्ड शो करते हैं। पहला रिवॉर्ड है जिसमें वो नेक्टर और पॉलन प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो अपनी ओवरीज प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स को टू ले देयर एग्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिलेगी आपको यूका प्लांट में और एक स्पीशीज ऑफ मॉथ में। ठीक है, इनके बारे में याद रख लेना। एक और पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया जो टॉलेस्ट फ्लावर है अमोर्फोफैलिस का, जिसमें जो कि 6 फीट हाइट में है, जापान में ग्रो किया जाता है, और इसकी इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी मच हायर, 14 से 15 फीट की हाइट तक भी ग्रो कर सकता है। इसी कैटेगरी में जो मॉथ है यहाँ पर अपने एग्स को डिपॉजिट करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर। इसको याद रखेंगे, जो बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो प्लांट से नेक्टर तो ले लेते हैं बट बदले में उनको पॉलिनेट नहीं करते। इस तरह के इंसेक्ट्स को हम पॉलन या नेक्टर रॉबर्स भी बोलते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका अगला जो पार्ट है वो बहुत ही रिसेंटली अभी डेवलप करके मैं आपके थोड़ी देर में आपके पास शेयर करूँगी।